हेलो एवरीवन बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा है बच्चों दैट ये इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है बच्चों ऑफ 1991, इसके प्राइमरीली 3 पिलर्स है। वो क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं LPG। लिबरलाइजेशन के क्या क्या फीचर्स है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है बच्चों। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर। आज के लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं दैट प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या और क्या क्या फीचर्स थे प्राइवेटाइजेशन के इस पॉलिसी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड हियर प्राइवेटाइजेशन ऑन पेज नंबर 59। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। सिंपल, जो सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे धीरे धीरे उनमें जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो उन्होंने कम कर दिया और उनका जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देना स्टार्ट कर दिया। पहले इट वाज एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो रहा था दैट इट वाज नॉट पॉसिबल कि इतना सब कुछ वो ठीक से देख पाए, मिसमैनेजमेंट हो रहा था, बहुत ज्यादा सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो रहे थे। मतलब ये जो कंपनीज है ये बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग हो रही थी, तो देयर वाज नथिंग दैट द गवर्नमेंट वाज अचीविंग फ्रॉम हैविंग द कंट्रोल एंटायरली इन इट्स हैंड्स। सो धीरे धीरे ये जो कंट्रोल है इसे डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया पोस्ट 1991। और जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स है जो कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे थे उन्हें कंपनी स्टार्ट करने की आजादी दी गई, उनके लिए बहुत आसानी हो गई अभी कंपनी स्टार्ट करना। पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्राइवेट इंडिविजुअल टू एस्टैब्लिश अ कंपनी, बट धीरे धीरे आफ्टर 1991 ये कर दिया गया। व्हाई? बिकॉज देखिए, पहली बात तो बहुत लॉस मेकिंग हो रही थी बहुत सारी कंपनीज पब्लिक सेक्टर की, एंड सेकेंडली बिकॉज एक मोनोपोली हो रहा था पब्लिक सेक्टर का, सो द सर्विस और द क्वालिटी ऑफ गुड्स जो लोगों तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज का आना हो गया, सो देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट नाउ, बिकॉज हमें पता है दैट अगर हमें इस पर्टिकुलर कंपनी से अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी then the customers will go to other private companies। तो क्या हो गया? Because of this healthy competition in the market, जो consumers है हमें इसका benefit हो गया, because now we will be getting better services, better quality goods and at better prices also। Okay, let us see आगे क्या है। In the broader sense, it means introduction of private management and control with or without change in ownership of public enterprise। In simple words, privatization refers to a process that reduces the involvement of the public sector and increases that of private sector in the economic activities। मतलब क्या? धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम करना है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है इकोनॉमी में। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट वर द मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहला है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों? देखिए, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? व्हेन वी इन्वेस्ट मनी इन एन एंटरप्राइज या व्हेन वी इन्वेस्ट मनी इन एन एसेट, तो हम कहते हैं दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या किया? जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है दे वर ओन्ड होनली बाय द गवर्नमेंट, धीरे धीरे द गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग ऑफ द shares in those companies। Disinvestment, now they are selling off and then private individuals could buy those shares। Okay, let us see। It is the act of selling shares of sick public sector units to the private sector। अभी sick units क्या होता है? जो लॉस मेकिंग होते हैं, बहुत सालों से जो लॉसेस ही करते आ रहे हैं, ऐसे यूनिट्स को हम कहते हैं सिक यूनिट्स। तो गवर्नमेंट को सिक यूनिट चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था ना, बिकॉज खर्चा ही खर्चा हो रहा था, देयर वाज नो इनकम, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज देम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स है धीरे धीरे वो बेचना स्टार्ट कर दिया, उनका जो शेयर है वो डिसइन्वेस्ट कर दिया। देखिए एग्जांपल्स क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ मारुति, आईटीडीसी होटल्स, आईपीसीएल, बीएसएनएल एक्सेट्रा। अभी ये जो थे पहले दे वर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बट धीरे धीरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ यहाँ पे ओनरशिप स्टार्ट हो गया। जैसे अगर मारुति की बात करें, मारुति के साथ
सुजुकी आ गई फ्रॉम जापान और क्या हो गया, दिस लॉस मेकिंग यूनिट बिकेम अ प्रॉफिटेबल यूनिट। अब हमारी जो भी गाड़ियां होती है हम कहते हैं मारुति सुजुकी, लेकिन पहले जमाने में अगर आप सुना होगा आपने तो वो पहले मारुति कहते थे हम, बट अभी धीरे धीरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग अप, तो यहाँ पे अभी मारुति सुजुकी के नाम से हम इस कंपनी को जानते हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे अनगिनत कंपनीज है बच्चों जो लॉस मेकिंग थे, जो सिक थे, नाउ बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट इंडिविजुअल्स टुक देम ओवर और उन्हें प्रॉफिटेबल कर दिया है। ओके आगे, डी रिजर्वेशन पॉलिसी। पहले क्या था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज दे वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ही होंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का तो कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करना है तो यू विल हैव टू ओपन इट अप, है ना, तो इसीलिए ये जो डी रिजर्वेशन किया गया, मतलब ये जो रिजर्वेशन है 17 इंडस्ट्रीज थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ही थे, तो धीरे धीरे दे वर ओपनड अप फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड ये जो है धीरे धीरे दिस नंबर केम डाउन टू ओनली 3 बच्चों। लेट अस सी the industrial policy of 1956 reserved 17 industries for the public sector. NEP, that is National Economic Policy, reduced this number to 8, gradually to 3 and then to 2. At present, only railway, transport and atomic energy are reserved for the public sector. But यहाँ पे एक थर्ड भी है बच्चों जो आपके यहाँ पे बुक में नहीं दिया गया, that is defense. Okay, तो आप कह सकते हो that railways, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस दीज आर सोली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, मतलब यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं एंटर करते हैं, है ना। अभी हमारे जो रेलवेज चलते हैं कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करता है ना। बट बाकी सारे जो भी आसपास के हम इंडस्ट्रीज देखते हैं वहां पे पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज होते हैं बच्चों। नाउ दीज कंपनीज, दीज सेक्टर्स हैव बीन ओपनड अप फॉर प्राइवेट कंपनीज। ओके, तो इसे हम कहते हैं डी रिजर्वेशन। पहले हमने देखा डिसइन्वेस्टमेंट, फिर हो गया डी रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ BIFR। BIFR का फुल फॉर्म क्या है, देखो, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एज द नेम सजेस्ट, रिकंस्ट्रक्ट करना है। अभी किसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जो खराब हो गया उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका मतलब जो सिक यूनिट्स है, जो यूनिट्स लॉस मेकिंग है, उन्हें कैसे प्रॉफिटेबल किया जाए, उन्हें कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, ये देखने के लिए ये बोर्ड यहाँ पे स्थापित किया गया। लेट अस NEP सेटअप Board of Industrial and Financial Reconstruction to take decisions regarding sick public sector units. By the end of 1996, 188 cases of sick public sector units were referred to BIFR. Imagine कितने सारे sick units थे, तो कैसे survive कर पाते, है ना। So इसीलिए ये board यहाँ पे setup किया गया। This board helped them in reviving these sick units. Okay, next, creation of National Renewal Board. When the loss-making public sector units are closed, the workers have to face the problem of unemployment and poverty. अभी सारे के सारे सिक यूनिट्स तो हम रिवाइव नहीं कर सकते, कोई कोई सिक यूनिट्स ऐसे होते हैं जो बंद हो जाते हैं। ओके, अभी वो अगर बंद हो गए तो उनके एम्प्लॉइज कहाँ जाएंगे, उनको भी तो रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उनको कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, और वो काम करेगा नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। देखो, to solve this problem, government has created National Renewal Board. NRB takes the responsibility of providing compensation to the retrenched worker. जो नौकरी से निकाल दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं retrench, मतलब ये अगर सिक इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो गया तो कहाँ जाएंगे ना वर्कर्स, as well as those seeking voluntary retirement, तो उन्हें कुछ ना कुछ compensation मिले उनके सर्विसेज के लिए, इसीलिए ये नेशनल रिन्यूअल बोर्ड यहाँ पे बनाया गया बच्चों। ओके, एंड लास्टली नवरत्न स्टेटस। बहुत सारे ऐसे अच्छे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देना जरूरी था, इसलिए उन्हें नवरत्न मतलब जूल्स, नवरत्न का स्टेटस यहाँ पे दिया गया। मतलब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, इसलिए दे आर एज गुड एज द जूल्स फॉर आवर इकोनॉमी। लेट अस सी, ड्यूरिंग 1997-98 9 public sector units were selected and given the status of Navratnas on the basis of their performance. इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। These Navratnas were given full financial and managerial autonomy. Autonomy मतलब उनको अभी फ्रीडम है that वो मैनेजरियल डिसीजंस ले सके, फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके, ये उन्हें फ्रीडम दिया गया उनके बोर्ड्स को। ओके, अभी ये नवरत्नस कौन से हैं, लेट अस सी, IOC, ONGC, HPCL, BPCL, IPCL, VSNL, भेल, सेल एंड NTPC। तो ये सारे नवरत्नस कहलाए गए आफ्टर आर
NAP. Okay. At present, public sector units have been further categorized into mini Ratnas and Maharatnas. तो हम यहाँ पे रुके नहीं, अभी और भी जो अच्छे परफॉर्मिंग थे और भी जो इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही थी, काम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उन्हें और बढ़ावा देने के लिए हमने मिनी रत्नस और महारत्नस में उन्हें डिवाइड कर दिया. लेट अस सी. The concept of mini ratna was introduced by the government of India in 2002. Mini ratnas are further divided into two categories. Mini ratna category 1. A public sector company should have made profit in the last 3 years continuously. मतलब पिछले 3 सालों में continuously if it is profit making, and the pre-tax profit should have been 30 crores or more in at least one of the 3 years. मतलब it has to make profit for at least 3 years और एटलीस्ट 1 साल का प्रॉफिट उसमें से होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 30 crores. तो हम उसे कहेंगे इट इज अ मिनी रत्न. मिनी रत्न कैटेगरी 2. A public sector company can be called as mini ratna category 2 if it has continuously made profit for the last 3 years as well as it has positive net worth. मतलब अगर किसी कंपनी का पिछले 3 साल के प्रॉफिट मेकिंग ही है, लेकिन अगर उसका इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका नेटवर्थ अगर पॉजिटिव है, तो हम उसे मिनी रत्न कैटेगरी 2 में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. सो मिनी रत्न के 2 कैटेगरीज हो गए, मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंड मिनी रत्न कैटेगरी 2 बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. एंड महारत्न क्या है? लेट अस सी. द महारत्न कैटेगरी फॉर CPSE, Central Public Sector Enterprises, was introduced in 2009 with the objective to empower mega CPSEs to expand their operations and emerge as global giants or become Indian MNCs. उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है ये सारी कंपनीज का that they are now given the opportunity to expand their operations और अलग अलग देशों में भी वो अभी expand कर सकते हैं, इसलिए उन्हें महारत्न का स्टेटस दिया गया. ओके. सो इस तरह से बच्चों प्राइवेटाइजेशन के मेजर्स लिए गए इन आवर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. आई होप ये सारे मेजर्स आपको बहुत अच्छे से समझ गए हैं बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड यस, डू कमेंट एंड लेट मी नो दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. It is just a small comment for you बच्चों, but it goes a long way in motivating us to continue bringing such lectures for you. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.